Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence movement. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार और राजनीतिक हस्तियों ने सन 1930 से 1932 के बीच 3 शांति सम्मेलन आयोजित किए, जिन्हें आज हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इनका संचालन वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को जिन्ना की सिफारिश और मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किया गया था। स्वराज की मांग या स्वशासन भारत में तेजी से मजबूत हो रही थी। B.R. अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, K.T. पॉल और मीराबेन भारत के प्रमुख प्रतिभागी थे। 1930 के दशक तक कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस की ओर बढ़ने की जरूरत है। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच महत्वपूर्ण असहमति थी, जिन्हें सम्मेलन द्वारा सुलझाना संभव नहीं लग रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। इसे 12 नवंबर 1930 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा आधिकारिक तौर पर खोला गया था और इसकी अध्यक्षता रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। यह पहला सम्मेलन था जहां ब्रिटिश और भारतीय समान थे। कांग्रेस और कुछ प्रमुख व्यापारिक नेताओं ने भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सम्मेलन में भारतीयों के बीच कई अन्य समूहों का प्रतिनिधित्व किया गया। सम्मेलन 6 पूर्ण बैठकों के साथ शुरू हुआ, जहां प्रतिनिधियों ने अपने मुद्दों का सामने रखा। संघीय संरचना, प्रांतीय संविधान, सिंध प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अर्थात NWFP, रक्षा सेवाओं, मताधिकार, अल्पसंख्यकों आदि सहित कई अलग अलग मामलों से निपटाने के लिए 9 उप समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद 2 और पूर्ण बैठकें और अंतिम समापन सत्र हुआ। अखिल भारतीय संघ के विचार को तेज बहादुर सप्रू ने चर्चा के केंद्र में लाया। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। रियासतें प्रस्तावित संघ के लिए सहमत थीं, बशर्ते कि उनकी आंतरिक संप्रभुता की गारंटी हो। मुस्लिम लीग ने भी संघ का समर्थन किया, क्योंकि वह हमेशा एक मजबूत केंद्र का विरोध करती रही है। ब्रिटिश सहमत थे कि प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की जानी चाहिए। सम्मेलन में कुछ खास बात हासिल नहीं हुई। आमतौर पर यह माना गया कि भारत को एक संघ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। रक्षा और वित्त के संबंध में सुरक्षा उपाय किए जाने हैं, जबकि अन्य विभागों को स्थानांतरित करने का काम है। लेकिन इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बहुत कम कार्य किए गए और भारत में सविनय अवज्ञा जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में संवैधानिक सरकार के भविष्य पर किसी भी चर्चा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी आवश्यक थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इंडियन लिबरल पार्टी के सदस्य जैसे तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने गांधी से वायसराय से बात करने की अपील की। इसके पश्चात गांधी और इरविन के एक समझौते पर पहुंचे, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया। A. रंगास्वामी अय्यंगर और मदन मोहन मालवीय भी वहां उपस्थित थे। कांग्रेस के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभागी थे। निम्नलिखित कारणों से सम्मेलन से बहुत कुछ अपेक्षित नहीं था। इस समय तक लॉर्ड इरविन को भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड विलिंगसन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ब्रिटिश भी उस बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि से नाराज थे, जिसके कारण भारत में कई यूरोपीय लोगों की जान चली गई थी। चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन ने परंपरावादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के साथ समान आधार पर बातचीत करने का कड़ा विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने भारत में एक मजबूत सरकार की मांग की। प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कंजर्वेटिव प्रभुत्व वाले कैबिनेट का नेतृत्व किया, जिसमें भारत के लिए एक कमजोर और प्रक्रियावादी राज्य सचिव सैमुअल होरे थे। सम्मेलन में
गांधी और इसलिए कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। हालांकि अन्य प्रतिनिधियों ने इस विचार को साझा नहीं किया। बड़ी संख्या में समूहों की भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस पूरे भारत के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। गांधी ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच समानता के आधार पर साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी एक जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना की मांग रखी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कांग्रेस अकेले राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ऐसा कहना गलत है। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के सवाल पर जल्द ही सत्र गतिरोध पर आ गया। मुसलमानों, दलित वर्गों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही थी। ये सभी एक साथ अल्पसंख्यकों के समझौते में आए। गांधी ने इस मुद्दे के समाधान पर सभी संवैधानिक प्रगति को सशस्त्र बनाने के इस ठोस कदम के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी। राजकुमार भी एक संघ के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार के गठन की संभावना कम होने के बाद। कई प्रतिनिधि समूहों के बीच समझौते की कमी का मतलब था कि भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में कोई महत्वपूर्ण परिणाम सम्मेलन से नहीं निकलेगा। मैकडॉनल्ड्स ने निम्नलिखित घोषणा के साथ सत्र समाप्त हुआ। 2 मुस्लिम बहुल प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध, एक भारतीय सलाहकार समिति की स्थापना, 3 विशेषज्ञ समितियों की स्थापना जो वित्त, मताधिकार और राज्य पर चर्चा करेंगी, और अगर भारतीय सहमत नहीं हुए तो एक तरफा ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड की संभावना। सरकार ने भारतीयों की आज़ादी की बुनियादी मांग को मानने से इनकार कर दिया। गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि अधिकतर मुख्य भारतीय राजनीतिक प्रमुख इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान अर्थात पवित्र भूमि रखा। फिर से पिछले 2 सम्मेलनों की तरह बहुत कम हासिल किया गया। सिफारिशों को मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया और बाद में ब्रिटिश संसद में इस पर बहस हुई। सिफारिशों का विश्लेषण करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने फरवरी 1935 में एक मसौदा विधेयक तैयार किया था, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया था। जय हिंद।